हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे दैट इज़ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। तो अभी तक आपने जो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इन्वायरमेंटल के कंप्लीट करे हैं और उसके साथ ही साथ जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वाटर का वो आपने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। तो जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे यानी जो सरफेस है अर्थ की उसके नीचे जो भी वाटर एग्जिस्टेंस में है उसको फॉलोइंग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप जोन्स की बात करें तो दो जोन्स में बेसिकली जो है ग्राउंड वाटर को जो है अर्थ क्रस्ट के नीचे जो वाटर है उसको डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है आपका जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। सपोज ये आपका है आप जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर होता है वो आपका इंटरनल वाटर होता है। इस वाटर को जो है आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस वाटर को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। और जो दूसरा जोन होता है वो आपका कहलाता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। ठीक है, ये जोन आपका रॉक फ्रैक्चर कहलाता है। जो जोन ऑफ रॉक फ्लोएज है ये बहुत ज़्यादा सेवरल किलोमीटर्स तक जो है बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में रहता है अर्थ के। तो इसको जो है आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और जो आपका जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर है इस वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो कहलाता है पहला पार्ट कहलाता है जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर के दो पार्ट्स हैं, जोन ऑफ सैचुरेशन और जो दूसरा पार्ट कहलाता है वो आपका कहलाता है जोन ऑफ एरेशन। ठीक है, तो जोन ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है कि जो भी वाटर है यानी वाटर टेबल आपकी जोन ऑफ सैचुरेशन पे रहेगी और ये जो वाटर आपका कहलाता है ये कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर, जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही जो भी वॉइड्स हैं सारे के सारे वॉइड्स वाटर से फिल रहेंगे। और जोन ऑफ एरेशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट कहलाता है ये पार्ट आपका होता है कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर का मतलब है कि जो भी ये जो डेप्थ है इस डेप्थ में पूरा पूरा कैपिलरी वाटर होगा, यानी ग्राउंड वाटर से क्या होगा टेंशन में क्रिएट करके वाटर निकाल लिया जाएगा, ग्राउंड कैपिलरी क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगा वो 1 रहेगा। उसके बाद जो बीच में वाटर आता है ये आपका कहलाता है इंटरमीडिएट वाटर। तो इंटरमीडिएट वाटर है मीन्स इसकी जो वैल्यू है इसकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है हमेशा लेस देन 1 रहेगी, क्योंकि कैपिलरी वाटर यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा वाटर हो सकता है यहाँ पे आ गया हो, कुछ जो है डेप्थ में वाटर ना हो, इसीलिए हमेशा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटरमीडिएट वाटर का लेस देन 1 रहता है। और ऊपर जो टॉप मोस्ट कहलाता है वो होता है सॉइल या रूट जोन। ठीक है, तो सॉइल या रूट जोन में हमेशा डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कि सरफेस से कोई वाटर इसमें आ गया हो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, अदरवाइज लेस देन 1 रहेगी। क्लियर है, तो बेसिकली जो ग्राउंड में वाटर है जो अर्थ क्रस्ट के बिलो वाटर है उसको आप इस टाइप से डिवाइड करते हैं जोन ऑफ फ्रैक्चर और जोन ऑफ रॉक फ्लेज। तो जोन ऑफ रॉक फ्लेज जो भी होता है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से प्लास्टिक स्ट्रेसेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं और वही आप जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर की बात करेंगे इसमें इलास्टिक स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होती हैं। क्लियर है, तो ये कुछ जोन है और जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर की जो डेप्थ होती है ये वेरी करती रहती है 100 टू 1000 मीटर के बीच में। ठीक है, 100 से 1000 मीटर तक रहती है, इस डेप्थ तक जो है आप वाटर को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके नीचे का जो वाटर रहता है यानी जोन ऑफ रॉक फ्लोएज का जो वाटर है वो इंटरनल वाटर है, उसको आप यूज़ नहीं कर पाते। अब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं अक्रेंस की ग्राउंड वाटर की जो कि डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम, कि वहाँ पर मीडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है कि कितने टोटल सॉइल में या वहाँ पर कितने वॉइड्स जो है प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होगा उतना ही वाटर उसमें स्टोर हो सकता है।
तो इसका मतलब हो गया कि एबिलिटी टू स्टोर वाटर, तो ये रिप्रेजेंट करता है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को, एज इट सिग्निफाइज परसेंटेज ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन इट। यानी पोरोसिटी होता क्या है, पोरोसिटी आपको पता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में। ठीक है, तो जितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे उसमें वाटर उतना ही स्टोर हो पाएगा, उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी उस सॉइल की। ठीक है, तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और जहाँ कैपिटल वी क्या है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो टोटल जो है आपका डिपेंड करता है, एक ये प्रॉपर्टी है पोरोसिटी पर डिपेंड करता है वाटर। नेक्स्ट आता है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होता है कि मतलब कि जो वॉइड्स हैं उसमें कितना इजीली वाटर का फ्लो हो पा रहा है। अब जैसे कि सपोज अगर आप एक मीडियम लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं जिसमें आपका जो है एक पोर्शन आपने ले लिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिसमें क्या है कि सपोज इसमें जो है सॉइल वगैरह फिल है, इसमें वॉइड्स वगैरह भी हैं। तो आपने सपोज इनिशियली देखा कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वाटर का हेड है वो यहाँ पर है, इतना हेड आपको मिल रहा है, ये वाटर लेवल यहाँ तक चढ़ गया। क्लियर है, तो ये सपोज हेड हो गया कैपिटल H1। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर यानी कि जो वाटर फ्लो हुआ और फुल लेंथ उसने L कवर करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लॉसेस हो गए होंगे हेड में। तो सपोज इनिशियल हेड जो अब लास्ट में जो हेड मिल रहा है वो आपको इतना मिल रहा है, यानी सपोज ये हेड आपको मिल रहा है H2, तो लॉस कितना हुआ, यानी अगर आप देखें तो आपको जो है इतना हेड लॉस हो गया। ठीक है, ये सपोज हो गया आपका हेड लॉस HL। तो यहाँ पर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, लॉस हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, यानी हेड लॉस कितना हुआ HL पर कितनी लेंथ में हुआ, L लेंथ में। ठीक है, तो HL की वैल्यू है क्या, टोटल H1 में से H2 माइनस कर देंगे, तो H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई L। तो आप ये कह सकते हैं कि जो परमिएबिलिटी है वो क्या है कि परमिएबिलिटी का मतलब है कि वाटर जो है कितना इजीली फ्लो हो पा रहा है उसके इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में। देख लीजिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, यानी उसके इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में कितना इजीली जो है वाटर का फ्लो परमिट हो रहा है। और इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, इसको ये कह सकते हैं कि वो रेट ऑफ फ्लो टू द मीडियम पर यूनिट एरिया अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। कैसे, देख लीजिए, डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शन होती है। तो आप एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं v इक्वल टू के आई। ठीक है, अगर आप ये कहें कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 है तो वहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। और जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, के। अगर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, यूनिट है, तो यहाँ पे आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये के क्या है, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो टू द मीडियम पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब आपने आई की वैल्यू 1 रखी तब जाके ये परमिएबिलिटी क्या आई, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है, तो बेसिकली क्या होता है कि अब आपने ये देखा कि L लेंथ में फ्लो हो रहा है, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होगा। रियल में जो भी फ्लो होगा वाटर का वो थोड़ा सा लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस टाइप से वॉइड्स के बीच में फ्लो होगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में वाटर का फ्लो हो रहा है। तो तो फाइनली क्या होगा, जब लेंथ बढ़ जाएगी तो एक्चुअल वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी जो है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू AV, यानी कि जो एरिया बिटवीन वॉइड्स, यानी वो जो वही तो एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं जो वॉइड्स का है, इनटू आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो, क्योंकि डिस्चार्ज क्या रहेगा, डिस्चार्ज तो आप उतना ही फ्लो करा रहे हैं, बस चेंजेस किस में हो रहे हैं, एरिया और वेलोसिटी में। क्योंकि कुछ आपने ये कंसीडर किया स्ट्रेट लाइन कवर करी, तो वहाँ पे आपने टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। लेकिन यहाँ पे आप अब इसमें रियल में क्या करेंगे, रियल में तो वो एरिया कंसीडर करेंगे जिसमें फ्लो हो रहा है, और फ्लो किस में हो रहा है, वॉइड्स में। तो वॉइड्स का एरिया आपने कंसीडर कर लिया और एक्चुअल वेलोसिटी कंसीडर कर ली। तो यहाँ से आप एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, A अपॉन AV। इसको L से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ वॉइड्स का एरिया इंटू लेंथ।
ठीक है। तो आपको पता है कि ये टोटल किसकी लेंथ आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम जो आएगा वॉइड्स का वॉल्यूम आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये पोरोसिटी के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ईटा के इक्वल है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जब आप ईटा से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ईटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन वन, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, इसकी वैल्यू ये रहती है। तो अगर आप यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, v अपॉन ईटा। अब बात करते हैं कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है सपोज वो प्रोपोर्शनल है आई के, क्योंकि डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शन होती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल टू एक कांस्टेंट लाते हैं, उसमें परमिबिलिटी था, यहाँ पे आप के पी एक कांस्टेंट लाते हैं इनटू आई। तो यहाँ पे वी ए अपॉन वी की अगर वैल्यू आप देखेंगे तो ये के पी इंटू आई, और वी क्या है, के इंटू आई। तो फाइनली ये रेशियो क्या आ जाएगा, के पी अपॉन के, ठीक है। तो और ये वैल्यू आपको पता है पीछे से कि वी ए अपॉन वी होता है वन अपॉन ईटा के इक्वल। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन ईटा, जहाँ के पी क्या है, के पी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन है, कितना वाटर परकोलेट कर पा रहा है वॉइड्स में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन की वैल्यू भी हमेशा ज़्यादा रहेगी के अपॉन ईटा, और एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी, वी अपॉन ईटा, ठीक है। तो ये परमिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि आप डिस्कस करते हैं ग्राउंड वाटर में। नोट देख लीजिए एक, कि द रेट ऑफ फ्लो थ्रू मीडियम per unit width under hydraulic gradient termed as coefficient of transmissibility। तो आपको पता है कि K क्या होता है, K इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, वन, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो थ्रू मीडियम, डिस्चार्ज हो गया, पर यूनिट विड्थ अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, पर यूनिट विड्थ मतलब हो गया कैपिटल बी, जहाँ पे आई इक्वल टू वन है, ठीक है। तो ये आपका होता है टी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ये कहलाता है, अब जैसे कि आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, के आई ए, टी इक्वल टू क्यू इक्वल टू होता है के इंटू आई, आई जहाँ वन है, इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा आपका, विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाई विड्थ। तो फाइनली जब विड्थ से विड्थ कैंसिल हो जाएगी तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू डी। तो ये आपका कहलाता है ट्रांसमिसिबिलिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए, इंटायर वाटर प्रेजेंट इन वॉइड्स ऑफ द मीडियम कैन नॉट बी ड्रेन्ड बाई ग्रेविटी। अब जैसे कि सपोज कोई ये पार्टिकल्स है, ठीक है, तो इनके बीच में वॉइड्स है, ये वाटर हो गया। तो सब जरूरी जो सारा वाटर वॉइड्स का है वो ड्रेन नहीं होता ग्रेविटी से, कुछ वाटर ही ड्रेन हो जाता है, यानी अंडरग्राउंड में चला जाता है। कुछ वाटर जो है वो सरफेस पार्टिकल्स जो है इनके सरफेस पर जो है वो रिटेन हो जाता है, ठीक है, मॉलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से। मॉलिकुलर अट्रैक्शन इनके बीच में लग गया तो उनकी वजह से कुछ वाटर सरफेस पे ही रिटेन हो गया। तो ये जो वाटर रिटेन होता है इसको आप एड्सॉर्ब या पेलिकुलर वाटर कहते हैं। जैसे ये वाटर अंदर का हो गया, ये तो हो गया ड्रेन वाटर जो ड्रेन हो रहा है, और ये वाटर आपका क्या हो गया, रिटेन वाटर, ठीक है। देख लीजिए कि ग्रेविटी, इंटायर वाटर प्रेजेंट इन वॉइड्स ऑफ द मीडियम कैन नॉट बी ड्रेन बाई ग्रेविटी। सारा वाटर ड्रेन नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ वाटर जो है वो रिटेन हो जाता है वॉइड्स में इटसेल्फ ओवर द मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल के ऊपर, ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन मीडियम पार्टिकल एंड वाटर। उनके बीच के मॉलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से वो रिटेन हो जाता है, और ये जो रिटेन वाटर है सरफेस मीडियम के ऊपर इसको आप कहते हैं एड्सॉर्ब वाटर और पेलिकुलर वाटर। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्पेसिफिक यील्ड। तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, इसको आप गामा डी से रिप्रेजेंट, गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी टू द क्वांटिटी ऑफ सॉइल ड्रेन्ड। मतलब क्या है कि आपको पता है दो टाइप के वाटर रहते हैं, एक तो वॉइड्स में आपका जो वाटर ड्रेन्ड हो गया वो, और दूसरा वाटर जो है वो रिटेन्ड हो गया सरफेस पे, वो आपका रिटेन्ड वाटर कहलाता है। तो गामा एस क्या होता है, स्पेसिफिक यील्ड होता है कि कितनी क्वांटिटी जो है
ऑफ वाटर ड्रेन बाई ग्रेविटी, कितना ड्रेन हो गया ग्रेविटी से, यानी कितना वाटर जो है वॉइड से निकल गया। ठीक है, तो जो वाटर निकल जाएगा आप उसी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसी को यूज कर पाएंगे। टू द क्वांटिटी ऑफ सॉइल, क्वांटिटी ऑफ सॉइल ड्रेन। ठीक है, तो फाइनली आपको पता है कि कितना वाटर ड्रेन हुआ, तो वीडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये आपका कहलाता है स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन को गामा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी टू द क्वांटिटी ऑफ सॉइल ड्रेन्ड, यानी कि कितना वाटर जो है आपका रिटेन हो गया अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल ड्रेन में। ठीक है, तो टोटल सॉइल में जो है वी आर के इक्वल जो है वो आपका वाटर क्या हो गया, रिटेन हो गया, यानी वॉइड्स में रह गया। तो ये इसको आप फील्ड कैपेसिटी भी कहते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम के बेसिस पर, जैसे कि एक्यूफर्स। एक्यूफर्स क्या होते हैं कि दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ पोरस एंड परमेबल, हैंस एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू दीज फॉर्मेशंस। मतलब क्या है कि ये वो फॉर्मेशन है जिसमें क्या होता है कि जो कि पोरस भी होते हैं, पोरस मतलब है कि वॉइड्स भी हैं उसमें और परमिएबल भी हैं। इस टाइप के वॉइड्स हैं कि वाटर का फ्लो इजीली हो पाएगा, तो हैंस एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो आप जो वाटर है उसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन फॉर्मेशन से, तो वो कहलाते हैं एक्यूफर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड और पर्स्ड एक्यूफर। तो देख लीजिए कि होता क्या है कि सपोज जैसे कि अगर आप एक्यूफर की बात करते हैं तो ये थ्री टाइप्स के हो गए। तो जैसे कि सपोज एक ये लेयर है जो कि इम्परमेबल लेयर है। ठीक है, ये इम्परमेबल है, मतलब क्या, यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। दूसरी ये जो लेयर है ये भी आपकी इम्परमेबल लेयर है। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ये जो ऊपर की लेयर है ये परमेबल है। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है कहीं। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे सपोज ये जो वाटर टेबल है यहाँ पर लाई कर रही है, तो ये जो ऊपर की लेयर है, यानी कि जो एक इम्परमेबल लेयर और दूसरी परमेबल लेयर के बीच में जो एक्यूफर होता है इसको कहते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। और फाइनली दो परमेबल लेयर के बीच में जो एक्यूफर होता है, सॉरी ये अनकन्फाइंड कहलाता है, और दो परमेबल लेयर के बीच में कन्फाइंड है, प्रेशराइज्ड है, इसलिए इसको कहते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर होता है वो कन्फाइंड प्रेशर वर्क करता है, और यहाँ पे अनकन्फाइंड या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क करता है। ठीक है, अगर और यहाँ पे सपोज कोई वेल आपने लगाया, ठीक है, तो यहाँ से वेल का जो वाटर आप यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेविटी वेल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी के थ्रू जो है यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा वेल आपने यूज़ किया जो कन्फाइंड एक्यूफर तक आप ले गए, तो यहाँ पे ये जो वेल होगा, ये सपोज इसका वाटर लेवल क्या है, यहीं पर है, ये वाटर लेवल है, ये भी आपका अनफ्लोइंग है। ठीक है, फ्लो नहीं हो रहा है इसमें वाटर, लेकिन ये अनफ्लोइंग क्या है, आल्टेशियन वेल है। आल्टेशियन मतलब है, आल्टेशियन है, कन्फाइनिंग प्रेशर इसमें लगा हुआ है, इसलिए आप इसको आल्टेशियन वेल्स कहते हैं। पर्स्ट एक्यूफर का मतलब है कि जो इम्परवियस लेयर है तो एक लेयर जो है एग्जिस्ट करती है, जैसे कि परवियस मीडियम, ये परवियस मीडियम है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर का। तो यहाँ पे एक परमेबल लेयर जो है वो इम्परवियस लेयर एग्जिस्ट करने लगती है, और इसमें जो सैचुरेटेड सॉइल मास है, ठीक है, उसमें कुछ वाटर होगा जब सैचुरेटेड है, तो इस वाटर को जो है आप यूज़ कर पाते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये जो एक्यूफर कहलाता है ये आपका कहलाता है पर्स्ट एक्यूफर। मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्यूफर जो परवियस मीडियम में वर्क कर रहा है और वहाँ पर इम्परवियस लेयर एक लाई करने लगती है जिसमें सैचुरेटेड सॉइल मास कलेक्ट रहता है, वहाँ का वाटर आप निकाल पाते हैं, तो उस टाइप का एक्यूफर कहलाता है पर्स्ट एक्यूफर। अब जैसे कि ये कन्फाइंड एक्यूफर है, तो यहाँ पे जो वाटर है उसको आप कहाँ से निकाल पाएंगे, इधर साइड से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आप इम्परवियस लेयर है यानी आर्टिशियन स्प्रिंग्स के थ्रू आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, और इस वाटर को जो है आप डायरेक्टली जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि एक्यूफर क्या है
कि वो फॉर्मेशन है जो कि पोरस भी है, परमेबल भी है और एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 3 टाइप्स के हो गए। अनकन्फाइंड, ये वो एक्वीफर है जिसमें वाटर टेबल सर्व्स एज अपर जोन ऑफ सैचुरेशन, यानी कि वाटर टेबल जो है वो अपर जोन ऑफ सैचुरेशन की तरह सर्व करती है और इस जोन में जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क करता है। कन्फाइंड एक्वीफर क्या हो गया, दो इम्परवियस लेयर के बीच में होता है एक्वीफर, यानी ये वो फॉर्मेशन है जिसमें वाटर इज सब्जेक्टेड टू कन्फाइनिंग प्रेशर, इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्परवियस मीडियम, यानी इम्परवियस मीडियम की प्रेजेंस की वजह से होता है ये ओवर एंड अंडर द परवियस लेयर। ठीक है, यानी कि ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे से भी जो है ये परवियस लेयर के अंडर जो है ये इम्परवियस लेयर में वर्क करता है, इसीलिए इस टाइप के एक्यूफर को कहते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। पर्स्ट एक्वीफर क्या होता है कि इन सम केसेस इम्परवियस लेयर एग्जिस्ट इन बिटवीन परवियस मीडियम, यानी परवियस मीडियम में एक इम्परवियस लेयर वर्क करने लगती है जो कि कैरी करती है सैचुरेटेड सॉइल मास, जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के सोर्स के रूप में अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है सैचुरेटेड सॉइल मास को, उस टाइप के फॉर्मेशन को कहते हैं पर्स्ट एक्वीफर। नेक्स्ट आता है एक्कीक्लूड। एक्कीक्लूड क्या होता है, ये वो फॉर्मेशन है जो कि हाईली पोरस है, पोरस तो है बट नॉट परमिएबल, बट इसमें जो है वाटर इजीली फ्लो नहीं हो सकता। इस टाइप को, इसमें क्या है वाटर को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि परमिएबल नहीं है। जैसे कि क्ले, क्ले क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें वॉइड्स तो बहुत ज़्यादा, यानी पोरस तो बहुत है, बट अगर इसमें वाटर आप एक यूज़ करेंगे, इसके अंदर वाटर होगा तो आप इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कहलाता है एक्यूक्लूड। एक्यूटार्ड क्या होता है कि ये वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि पोरस है बट पजेस वेरी लेस परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, हैंस वाटर डज नॉट फ्लोज थ्रू देम बट इंस्टेड सीप्स। ठीक है, वाटर उसमें फ्लो नहीं होगा पर सीप होने लगेगा धीरे धीरे। सीप मतलब होता है कि धीरे धीरे वाटर निकलना, तो परमेबिलिटी बहुत कम है तो धीरे धीरे सीप होता जाएगा। जैसे कि सैंडी क्ले है, ठीक है, तो ये पोरस तो है ही साथ लेस परमेबल है, बिल्कुल परमेबल नहीं है, वो तो केस हो गया क्ले का, लेकिन इसमें लेस परमेबल है तो ये हो गया आपकी सैंडी क्ले। एक्वीफ्यूज क्या होता है, वो फॉर्मेशन है ना ही पोरस हो ना ही परमेबल, जैसे ग्रेनाइट है कोई, तो इसमें ना तो वॉइड्स है तो पोरस नहीं होगा, एक पत्थर है, और ना ही ये परमेबल है, तो ये आपका कहलाता है एक्वीफ्यूज।